नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपको बता दें कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। कहने को तो उम्मीदों का बजट था, लेकिन किसकी उम्मीद पूरी हुई, किसकी नहीं, आइए जानते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे उत्तराखंड की उम्मीदें इस बजट से पूरी हुई या नहीं हुई, क्योंकि उत्तराखंड को केंद्र से ग्रीन बोनस से काफी उम्मीद थी और नौकरी पेशा से लेकर उद्योग जगत तक को इस बजट से काफी कुछ उम्मीद थी। क्या कुछ उत्तराखंड वासी कह रहे हैं इस बजट के बारे में, विशाल? बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बजट पर आज पूरी निगाह टिकी हुई थी और उसी के लेकर आज हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज प्रेस वार्ता भी किया और उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो बजट आया है वो समावेशी बजट है, क्योंकि जिस तरह से वो देख रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर की बड़ी जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने आई हैं और शिक्षा को लेकर भी ये कई उम्मीद जो हैं वो दिखाई दी हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद कर रहे हैं जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है कि जो बजट है वो समावेशी बजट है। लेकिन एक और कांग्रेस भी इस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर से ये कहना है, क्योंकि जिस तरह से ग्रीन बोनस की मांग की गई थी, सड़क की मांग की गई थी, तो वो सब इस बजट में देखने को नहीं मिला है। पर्यटन को बढ़ावा देने का जो मांग थी वो इसमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते नजर आ रहे हैं कि समावेशी बजट है और काफ़ी लाभ जो है वो इस बजट से उत्तराखंड को होने वाला है। उमंग जी बिल्कुल विशाल, और जैसे कि सब जानते भी हैं कि उत्तराखंड एक कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी कुछ उत्तराखंड को इस बजट से उम्मीद थी। जैसे हम कह सकते हैं कि रेल किराए की बात हम कह लें या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें। क्या लगता है आपको कि ये उम्मीदें कुछ हद तक पूरी हो पाई या नहीं? बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूँ, क्योंकि देखो जिस तरह से हमारा ये पर्यटक क्षेत्र है और लगातार पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकारें काम भी करती रही हैं, उसके लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि पर्यटक को बढ़ाने के लिए और जिस तरह से यहाँ पे जो रोजगार की चीज़ें हैं उनको बढ़ाने के लिए उस दिशा में पहल की जाएगी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बजट से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ के लोग, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि रोजगार की मांग कर रहे थे और चीज़ों को बढ़ाने की यहाँ पर बात हो रही थी, तो वो सब देखने को नहीं मिला है। उमंग जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हालांकि इस बजट को काफ़ी अच्छा बताया, लेकिन ठीक है, विपक्ष इसका काफ़ी विरोध कर रही है। जैसा कि आपने भी बताया कि एक राशि की ज़रूरत है उत्तराखंड को, ताकि न सिर्फ इसकी सड़कें बल्कि जो ट्रांसपोर्टेशन के अन्य जो साधन हैं या जो अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधर सकें। वो ये इस बजट में दिखाई नहीं दी। क्या कहेंगे विशाल? बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूँ, क्योंकि जो सबसे पहला जो मुद्दा था वो यही था कि ग्रीन बोनस उत्तराखंड को मिले, तो उसमें वो देखने को नहीं मिला है। सड़कों का मुद्दा जो विपक्ष है उन्होंने उठाया है कि सड़कों का लिए बजट नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि कोविड के बाद सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत थी वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने की थी, क्यों, और उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस इस बजट में भी किया गया है। साथ ही शिक्षा को बढ़ोतरी करने की जो उम्मीद थी वो दिखाई दे रही है। साथ ही किसानों को जो लाभ पहुँचाने की बात थी वो भी इस बजट में दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि जिस तरह से ग्रीन बोनस का होना था, सड़क का होना था, तो वो सब इसमें नहीं देखने को मिला है। हालांकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बजट को समावेशी बजट बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बजट से उत्तराखंड को बहुत फायदा मिलने वाला है। जी उमंग, चल आप हमारे साथ में बने रहिए। आपको बता दें कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया। कहा तो जा रहा था उम्मीदों का बजट है, लेकिन कितना उम्मीदों पर खरा उतरा ये तो खैर अब कुछ ही देर में प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ जाएंगी। हमको बता दें कि सरकार द्वारा हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार भी बेहद खुश नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब हम इस बजट को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा गैरसैंण में पेश होने वाले बजट से उत्तराखंड की जनता की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में बहुप्रतीक्षित आम बजट 2021-22 पेश कर दिया गया और परिवहन क्षेत्र की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से परिवहन क्षेत्र के लिए करीब 1.18 लाख करोड़ की सौगात दी गई है। तो विशाल हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस प्रकार से परिवहन की अगर बात हम करें तो परिवहन में लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। क्या लगता है आपको कि राज्य के परिवहन पर इससे कितना क्या कुछ असर पड़ सकता है, विशाल?
और बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूँ क्योंकि जिस तरह से हमारे परिवहन जो मंत्रालय है वो काफ़ी अच्छे से अपना जो काम है वो कर रहा है, क्योंकि सुचारू पहाड़ की जो स्थिति है, पहाड़ों में बसों का चलना है या फिर परिवहन की और तमाम जो चीज़ें हैं जो तरक्की है उसको देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जगह जगह हमारे पर्यटक स्थल है, तो उन सब के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है इसको, और काफ़ी लोग इसकी तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सामने आ रहे हैं और वो भी इसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं उमंग। जी, बिल्कुल विशाल, लेकिन अगर बात की जाए, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात करी थी, एक पर्यटन व्यवसाय उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति में काफी कुछ बड़ी एक भूमिका निभाता है। तो अब कुंभ भी आने वाला है, कुंभ को लेकर आपको क्या लगता है कि परिवहन विभाग को दिया गया ये बजट क्या कुछ असर आने वाले कुंभ और उसकी सेवाओं पर डाल सकता है? और बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुंभ के लिए 300 से ज़्यादा अतिरिक्त बसें लगाई जानी है कुंभ में, ताकि जो देश विदेश से जो लोग आने वाले हैं कुंभ में या फिर जो जो भी वीआईपी आने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है तो वहाँ पर जिस तरह से यात्री जाते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, उनको बढ़ावा मिल सके, क्योंकि रोजगार का एकमात्र साधन होता है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि काफ़ी अच्छा जो है वो बजट में चीज़ें निकल करके सामने आई हैं उमंग। जी बिल्कुल विशाल, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का ये बजट है, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो खैर इसकी प्रशंसा की ही है, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो ना केवल उत्तराखंड में जो विपक्ष है वो हालांकि अपनी एक मजबूत भूमिका निभाता है, केंद्र स्तर पर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने भी ये ट्वीट करा है कि इस बजट से उम्मीद थी आम आदमी को, महिलाओं को, बच्चों को और विशेष तौर पर किसानों को, क्योंकि किसानों का भी एक आंदोलन लगभग 2 महीने से भी ज्यादा समय हो गए हैं। तो राहुल गांधी का यह कहना है कि इस बजट से उन सभी वर्गों की उम्मीद पूरी नहीं हुई, बल्कि सारा का सारा पैसा इस बजट से ऐसा लगता है कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को दे दिया गया है। क्या उत्तराखंड में विपक्ष भी ऐसा ही मानता है विशाल? बिल्कुल बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूँ क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो इसी तरह का हमला करता हुआ सरकार पर नजर आ रहा है, और लगातार यही कहना है विपक्ष का कि जिस तरह से आम इंसान की उम्मीदें थी और जो उत्तराखंड की जो चीज़ें थी वो कहीं इस बजट में दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जिस तरह से हमने देखा कि कोविड का एक लंबा समय चला, उसके बाद क्योंकि कोविड को एक जो महामारी है उससे भी हमें निजात पानी है, तो उसके लिहाज से भी स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से एक बड़ा जो दिया गया है, तो उसको भी देख करके लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं सही बजट जो है वो बनाया गया है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी भी इस पर खुल करके सामने आ रहे हैं कि बजट सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए है, शिक्षा के लिए है, उसके बाद बाकी चीज़ों में यूज़ होगा। जी उमंग। जी बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ में बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बहुप्रतीक्षित आम बजट 2021-22 पेश करने के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़कर अब 94,000 करोड़ से 2.23 लाख करोड़ कर दिया गया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत के पास में कोरोना की 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और हमने कोविड-19 के विरुद्ध स्वयं के नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू भी कर दिया है। 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को भी इसकी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। और आपको बता दें, अगर स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें या फिर देश के स्वास्थ्य को इस बजट से कितनी क्या कुछ उम्मीद है, अगर हम उसकी बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में कहा है कि करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जरूरत अगर पड़ती है तो और भी ज्यादा फंड दिया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा और मिशन पोषण 2 शुरू किया जाएगा, वाटर सप्लाई बढ़ाई जाएगी और 5 साल में इस पर करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। और शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि शहर में भी, गांव में तो है ही लेकिन साथ ही साथ शहर में भी स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध किया जा सके। और शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। बात करें अगर निमोकोकल वैक्सीन की, तो देश भर में इसे शुरू किया जाएगा ताकि 50,000 बच्चों की जान इससे बचाई जा सकती है। तो वही हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल गर्ग लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। विशाल, स्वास्थ्य की अगर हम बात कर ले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कुछ दिया है, क्या लगता है आपको?
बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य विभाग है वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद संभाल रहे हैं जी। और उनके लिहाज से ये एक बहुत जो महत्वपूर्ण है वो दर्शाता भी है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इस बजट की जो है वो तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से कोरोना का काल हमारे सामने रहा, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के प्रति हमारी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसीलिए काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भी काफ़ी कुछ हमें जो है वो चीज़ें प्रोवाइड हो पाएंगी। जी उमंग। जी बिल्कुल। और अगर हम विशाल बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास तौर पर, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से हम कह सकते हैं आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी कही गई है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि भारत ने कोविड के इस दौर का जिस प्रकार से मुकाबला करा है, और जब कोविड के दौरान भारत आर्थिक दृष्टि से पीछे आ गया था, तो अब धीरे धीरे हम वापस अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। अगर कंपेयर करें दूसरे देशों के मुकाबले में, तो क्या कहना चाहेंगे कि अब जो कोविड वैक्सीन की अगर बात कही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो इस फंड को और भी बढ़ाया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे विशाल? बिल्कुल उमंग, मैं बताना चाहूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि कोविड के दौर में काफ़ी कुछ संघर्ष हम लोगों ने किया, अपना व्यापार कई लोगों ने गंवाया और साथ ही रोजगार के भी काफ़ी लाले पड़े, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 3 से 4 महीनों तक सभी लोगों को अपने घरों में बैठना पड़ गया था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल था, बड़ी चीज़ें थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी उठाना था। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये जो बजट आया है वो इस चीज़ को उभारेगा और जो हमारी अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर हुई थी कोरोना के कारण, वो शायद अब इस बजट से उभर करके बाहर निकलेगी, क्योंकि जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने भी आज बजट पेश करते हुए कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो और बजट स्वास्थ्य के लिए हम देंगे, ताकि अपनी जो चीज़ें हैं उनको आगे की जाए और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूत किया जाए। उमंग जी बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट पेश करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा, आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूल भी खुलेंगे। आइए जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ खुला है इस बजट के पिटारे से। आपको बता दें कि लद्दाख में उच्चतर शिक्षा के लिए लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और साथ ही साथ हम बता दें कि प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूल तो खुलेंगे ही खुलेंगे, साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में भी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में लगभग 35,219 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। तो मैं आपको बता दें इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में शिक्षाविद ललित चौधरी जी जुड़ चुके हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी ललित जी, जिस प्रकार से कहा गया शिक्षा के क्षेत्र की हम विशेष तौर पर अगर बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं में सुधार होगा और साथ ही साथ लेह लद्दाख में भी एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। क्या लगता है आपको कि अब आगे जाके अगर शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो इस बजट में जो भी बातें वित्त मंत्री ने कही है उससे आगे आने वाले समय में कितना सुधार शिक्षा के क्षेत्र में हम देख सकते हैं? देखिए, आपको पता है कि शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा हमारी बैकबोन हम मानते हैं, और जब हमारा जो नागरिक है, जब हमारे जो है युवा जो है शिक्षित होते हैं तो हम अच्छे एक भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं। तो जैसा कि सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी है, जैसे उन्होंने 100 जो है सैनिक स्कूलों को जो है आने वाले सालों के अंदर स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले युवा जो है अपना भविष्य संवार सकेंगे और वो जान सकेंगे कि आने वाले समय में शिक्षा को एक हथियार के रूप में अपनाकर वो किस तरीके से इस समाज का जो है निर्माण कर सकते हैं। जी
जी बिल्कुल। और साथ ही साथ ललित जी, एक और महत्वपूर्ण बात इस बजट में कही गई शिक्षा के लिए, लद्दाख में केंद्रीय विद्यालय खोलने की तो बात कही ही गई, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी, बनाई जाएगी। तो इससे क्या लगता है आपको, जो सुदूरी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, अगर हम पहाड़ी इलाकों के या पहाड़ी राज्यों में जो मैदानी इलाका है वहां पर तो हर चीज कह सकते हैं कि एक तरीके से अवेलेबल करा दी जाती है, हो जाती है, बहुत आसान भी रहता है, लेकिन पहाड़ के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे बहुत दुर्गम रास्ते होते हैं, वहां पर इस तरह की बात करना, केंद्रीय विद्यालय खोलना, नई यूनिवर्सिटीज बनाना, तो वहां के बच्चों के लिए कितना लाभदायक हो सकता है? देखिए, पहाड़ की जब हम शिक्षा की बात करते हैं या फिर पहाड़ के जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक चीज हमें समझनी होगी कि आजकल जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है अभी भी शिक्षा के इतने ज्यादा अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। माइग्रेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा है हाल ही के सालों में। पिछले सालों का अगर आंकड़ों को अगर हम देखें तो हमें एक चीज सीधे सीधे नजर आती है कि लोगों के अंदर शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर जो है लोग जो है पहाड़ों से जो है शहर की तरफ जो है क्या कर माइग्रेट कर रहे हैं। पर अगर हम लद्दाख के अंदर हम जो है इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि पहाड़ी जो युवा हैं, जो उस क्षेत्र के युवा हैं, उनको एक अच्छा जो है शिक्षा नीति के अनुसार जो है उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी और जिससे वो है अपने भविष्य को जो है संवार सकेंगे। जी बिल्कुल ललित जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, माइग्रेशन की आपने यहाँ पर बात की, और जाहिर सी बात है भले ही पहाड़ी राज्य हो या फिर सुदूर पूर्वोत्तर राज्य हो, वहाँ पर ये समस्या है, वाकई में आपने सही कहा, एक माइग्रेशन की समस्या। और इस समस्या का हमें सबसे ज़्यादा अगर पता पड़ा है तो वो कोविड के इस दौर में ही पड़ा है, जब कोविड के कारण कई लोग, भले ही वो मजदूर हों या फिर प्रवासी मजदूर हम कह सकते हैं उनको, या फिर जो बच्चे हैं जो अपने राज्यों से राजधानी दिल्ली में या कई और अन्य राज्यों में पढ़ाई के लिए जाते हैं, वो सारे के सारे वापस लौटे, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सुदूरी पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार इस बजट में करने की बात कही गई है, तो इससे कितनी उम्मीद है कि अब ये जो प्रवासी जो शब्द जुड़ जाता है पहाड़ी लोगों के द्वारा, वो काफी हद तक कम हो जाएगा और वहीं पर अपने ही राज्य में, अपने ही शहर में उच्च स्तरीय शिक्षा की सुविधाएं इन्हें प्राप्त होंगी? ललित जी, इसमें एक चीज मेरी मानना और है कि जब पहाड़ का जब युवा जो है शिक्षित होगा और उसको केंद्र विश्वविद्यालय जैसे जगहों से जो है शिक्षा हासिल होगी, तो वो कहीं ना कहीं जो है पहाड़ी इलाकों का सृजन करने में अपने आप को समर्थ पाएंगे। और जब पहाड़ी युवा जो है अब उच्च शिक्षा के अंदर जो है अपना भविष्य तलाशेगा, तो कहीं ना कहीं उस शिक्षा का प्रभाव जो है पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। वहां पर विकास दर जो है तेजी से बढ़ेगी और वहां के जो आपके इर्द गिर्द के इलाके जो है जहां से पलायन हो रहा है, शायद हो सकता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो खुद के संसाधनों का जो है कहीं ना कहीं जो है प्राप्त कर पाएंगे या फिर उनको इजाद कर पाएंगे, जिससे आने वाले युवा को भी वहां पर जो है नौकरी या फिर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जी बिल्कुल ललित जी, आपने सही कहा। और जाहिर सी बात है कि अब बजट आज बता दिया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, अब इसकी जो घोषणा है वो लागू होते होते कुछ समय तो लगेगा और अब आने वाले वक्त में पता पड़ेगा, भले ही वो शिक्षा का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो। उत्तराखंड राज्य को इस बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें उनकी पूरी हो पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ललित जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक कर लेते अगली खबर की ओर, जहां लंबे समय से किसानों द्वारा जारी आंदोलन जहां केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी सरदर्द बना हुआ था, ऐसे में केंद्र के द्वारा जारी बजट में किसानों का पूरी तरीके से ऐसा देखा गया है कि ख्याल रखा गया है। और ऐसे में उत्तराखंड कृषि मंत्रालय भी बजट से खासा प्रभावित दिखाई दे रहा है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं कृषि क्षेत्र के लिए बजट में क्या कुछ रखा गया है। आपको बता दें कि किसानों को 75,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है, लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं कि किसानों से सरकारी खरीद पर जोर देने की बात कही गई है। एमएसपी की बात बार बार इस किसान आंदोलन के दौरान पूरे देशवासियों ने सुनी होगी। उस एमएसपी माफ कीजिएगा के बारे में भी कहा गया है कि इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ दाल, गेहूं, धान समेत कई अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाने की बात कही गई है। और अगर हम बात करें, वित्त मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि एमएसपी पर खरीद लगातार जारी रहेगी।
एक देश एक राशन कार्ड की योजना के बारे में भी इसमें बताया गया कि इसे भी जल्द ही लागू किया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, कृषि एक ऐसा शब्द है जो पूरे देश के हर एक व्यक्ति के साथ में बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है और पिछले 2 महीनों की अगर हम बात करें और अभी भी यह आंदोलन किसानों का लगातार जारी है राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर और कई अन्य राज्यों से भी अब इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। तो वहीं आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कृषि क्षेत्र में जो घोषणाएं की गई हैं, क्या लगता है आपको? पहली तो इस कृषि आंदोलन पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, और बात करें अगर उत्तराखंड राज्य की, जहां पर वैसे ही कृषि काफी मुश्किल होती है, वहां पर क्या कृषकों के चेहरे पर एक मुस्कान देखी जा सकती है? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है। यहाँ पे जो है बहुत जो हमारे जो समृद्धशाली जो जहाँ पे अन्न की पैदावार होती है, फसलों की पैदावार होती है, उस लिहाज से बहुत ही जो है ये कम जो है यहाँ पे फसल का उत्पादन होता है। यहाँ पे जो है हमारी जो है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो आज इतना बड़ा बजट पेश हुआ है, कोरोना के बाद का पहला बजट जो है, उसको लेके पूरा देश उत्साही था। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था उसको जो अपनी दिक्कतें थी, जो उनका देश था, उसको लेकर के भी तमाम बातें हो रही थी। तो अभी हमारी जो जिस तरीके से बजट आया, बजट के बाद जो कृषि क्षेत्र में उन्होंने जो कहा है कि किसानों की आय को सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा है कि हम करीब जो है 1.5 गुना किसानों की आय जो दुगनी करने की बात कही थी, उस पर हमारा पूरा फोकस है, हमारे जो है एजेंडे में शामिल है और उसका वो बजट में भी दिखाई दिया है। क्योंकि देखिए, आप सीधा उन्होंने कह दिया कि जो एमएसपी है वो 1.5 गुनी बढ़ा दी गई है जी। इसके अलावा जो दाल की खरीद है वो करीब 40 गुना उसमें इजाफा हुआ है। उनका ये कहना है कि 10,500 करोड़ रुपए की इस बार की दलहन की खरीदारी करेगा भारत सरकार जी। तो ये अपने आप में है। लेकिन देखिए, उत्तराखंड के लिहाज से जहां आपने बात कही, तो उत्तराखंड में इन सबकी पैदावार बहुत ही मामूली है, बहुत ही नॉर्मल है। तो उस दिशा में जो है बाकी चीजों के लिए जो कहा गया है, अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो बात कही गई है कि जो देश में 5 फिशिंग हब बनेंगे, लेकिन वो एक भी उत्तराखंड के खाते में आता नहीं दिखाई दिया है। तो ऐसे में थोड़ी सी उत्तराखंड की, देखिए देश हित के लिए तो ठीक है, जो हमारे समृद्धशाली राज्य हैं उन समृद्धशाली राज्यों के लिहाज से बहुत बढ़िया है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिहाज से थोड़ा सा जो है यहाँ पे ये है कि थोड़ी सी निराशा और थोड़ी सी काश्तकारों में है। हालांकि वो स्वागत कर रहे हैं इस बजट का, लेकिन वो जो खुल के चेहरे पे मुस्कान या थोड़ा सा उनको उत्साह दिखाई देता, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को आई है। और देखिए, साथ ही साथ क्या है कि जो बजट को अगर आप गौर से हम लोग जिस तरीके से लगातार डिस्कशन कर रहे हैं बजट पे, तो अब ये किसानों की आय की बात है, एमएसपी की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है लगातार वो कहा जा रहा है कि इसको खरीदारी जो है सरकारी हिसाबों से खरीदारी की जाए। और जो सरकार लगातार कह रही है पिछले 6 सालों से कि जो है एमएसपी पे हम जो है उसको माध्यम से खरीदारी करी जाएगी, तो 1.5 गुना इसमें बढ़ोतरी की गई है, एमएसपी बढ़ा दी गई है जी। ये अपने आप में बहुत उत्साहजनक बात है और ये अपने आप में बड़ा फैसला है सरकार का। और जो आप कह रहे हैं, हम लोग जिस पे लगातार चर्चा कर रहे हैं, पूरा देश इस समय जो किसान आंदोलन को देख रहा है, वो एक अलग इशू हो जाता है और ये फोकस आप अपना बजट का इशू जो है दोनों अलग पैरेलल चलता है। सरकार का कहना है कि आप अपनी तरफ से जो है, अभी जिस तरीके से जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनका कहना था कि ठीक है सर, हम लोग बजट की सराहना करते हैं, बहुत अच्छा बजट आया है। जिस तरीके से कोरोना काल में जो मायूसी थी, उदासी थी, उसके बाद का पहला बजट है और सभी लोगों को उम्मीद थी। हालांकि जो हम लोग लगातार कल से परसों से डिस्कशन कर रहे हैं कि थोड़ा सा सरकार के पास भी आर्थिकी का तंत्र उतना मजबूत नहीं है। जीएसटी की सबसे बड़ी मार पड़ी हुई है, जीएसटी कई राज्यों को जो है नहीं मिल पाया है वापस, कई राज्य जीएसटी अपने कई प्रदेश जीएसटी जमा भी नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में जो बजट आया, बहुत ज्यादा लोग उससे आसान्वित नहीं थे। हेल्थ के सेक्टर में जिस तरीके से बहुत तेजी से उछाल आया है, वैसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कृषि को भी जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा सरकार ने अपना उस पर फोकस रखा है। और ये कोशिश एक तरीके से अगर हम लोग इसकी समीक्षा करें तो एक तरीके से ये भी कोशिश की गई है कि जो विरोध है, उस विरोध वाले मामले को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर या थोड़ा उनको जो है राहत देने की बात कही गई है। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने सही कहा। अगर देश के स्तर पर हम बात करें तो ठीक है, खुश हो सकते हैं इस उम्मीदों से भरे बजट से, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ी राज्यों की बात करें, पहाड़ी राज्यों पर जो किसान है उनकी बात करें, तो
उनकी उम्मीद पर यह खरा बजट शायद नहीं उतरता है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करें अगर हम केंद्रीय बजट की, तो इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात कर ले, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर की, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। साथ ही साथ आईडीबीआई के साथ साथ 2 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी विनिवेश होगा और इसके लिए कानून में भी बदलाव होंगे। और एलआईसी के लिए सबसे बड़ी बात, एलआईसी के लिए एक नया आईपीओ लाया जाएगा। संजीव जी हमारे साथ में बने हुए हैं, उद्योगपति हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार जी संजीव जी, उम्मीदों से भरे इस बजट से माफ कीजिएगा, किसकी उम्मीद पूरी हो पाई और किसकी उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतरा? संजीव जी। जी एक्चुअली जी मैं तो अपना ये पॉइंट रखूंगा कि उम्मीद जी पहले से ही बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि कोरोना के टाइम से ऑलरेडी बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से काफी पैकेज आ गए थे और इसमें भी लग रहा था कि बहुत ज्यादा पैकेज की अभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि काफी रास कोष का भी खर्चा हो चुका था। तो पहले से हम लोगों को तो उम्मीद थी कि ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ कॉर्पोरेट जगत के लिए जो कुछ बदलाव आए हैं कानून के लिए, जैसे 100 करोड़ से नीचे के में कोई भी ऑडिट की जरूरत नहीं है। बाकी किसानों के लिए जो 1.5 गुना क्या कहते हैं एमएसपी प्राइस बढ़ा दिया गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगा है कि जी ये काफी अच्छा बजट रहा है जी, अपनी उम्मीदों से ज्यादा बेटर रहा है जी। बिल्कुल संजीव जी, अगर हम बात करें कि सरकारी बैंकों में भी 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा ताकि बैंकों को एनपीए से छुटकारा मिल सके, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? नहीं बिल्कुल जी, इस तरीके के हमेशा से जब भी ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं तो कॉर्पोरेट जगत को इससे हमेशा बेनिफिट मिलता है। जैसे इससे पहले भी जो पहले पैकेज आए थे जिससे कि काफी इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम्स आई थी, तो उससे काफी राहत मिली थी। और अगर बैंकों को भी काफी 30,000 करोड़ का पैसा आता है तो उससे जी बिल्कुल एनपीए का अगर दबाव बैंकों में नहीं पड़ेगा तो बैंक अच्छी तरीके से आगे कर्ज दे सकेंगे और उद्योग जगत की ज्यादा मदद कर पाएंगे जी। तो ये बिल्कुल ही सराहना स्टेप है जी सरकार द्वारा। जी बिल्कुल संजीव जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसको मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा ताकि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी लॉन्च हो सकती है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? नहीं बिल्कुल जी, एक्चुअली इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी कोई भी खर्चा होता है तो जी वो खर्चा घूम फिर के ना डायरेक्ट कस्टमर के पास ही आता है, एक आम पब्लिक के पास आता है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जी मजबूती आती है हर जगह के, उससे क्या कहते हैं टूरिज्म, उससे इंडस्ट्री, हर चीज में बढ़ावा मिलता है। प्लस उसका जो पैसा है घूम फिर के आम आदमी पे आता है और उससे अचानक जो परचेजिंग पावर है वो भी आम आदमी की बढ़ती है। तो ये भी बहुत सराहना स्टेप है जी सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल संजीव जी, आपने सही कहा। खैर अब आने वाले कुछ दिनों में पता पड़ पाएगा, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि उम्मीदों से यह भरा बजट किसकी उम्मीद पर खरा उतरता है किसकी नहीं, ये तो कुछ ही दिन में पता पड़ जाएगा। संजीव जी आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया। हालांकि विपक्ष ने तो इस बजट की बुराई ही करी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि आम आदमी की परेशानियां कम हो सके या आर्थिक रूप से उन्हें संपन्न करने के लिए या फिर किसानों को संपन्न करने के लिए या राहत देने के लिए कुछ इस बजट में है। लेकिन केंद्र सरकार लगातार कह रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम आदमी को और किसानों को विशेष तौर पर ध्यान में रखकर इस बजट का निर्माण किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।